दोस्तों, यूक्रेन के सिपाहियों की दृढ़ता को देखते हुए कई लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि रूस का यूक्रेन युद्ध अमेरिका के वियतनाम युद्ध के जैसा है। लेकिन हम इससे सही नहीं मानते। जहां एक तरफ यूक्रेन के पास आज सभी वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट है और उनके सबसे एडवांस्ड वेपन्स हैं, वहीं दूसरी ओर वियतनाम युद्ध में वियतनाम के लोगों के पास अपना कहने के लिए सिर्फ एक आस थी कि इन विदेशी आक्रांताओं को हम अपने देश से जरूर बाहर करेंगे। हो ची मिन कौन थे? वियतनाम बंटवारे के बाद एक कैसे हुआ और कैसे वियतनाम युद्ध ने अमेरिका का कल्चर बदल कर रख दिया, आज जानेंगे सब। पसंद तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वियतनाम और अमेरिका के रिश्तों की शुरुआत यहाँ दोस्ती की तरह हुई थी। पहले से ही वियतनाम का कब्जा था और फिर 1919 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। इस नई दुनिया में वियतनाम के लोग भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। ऐसे में 1919 में ही पेरिस में एक लड़का पहुंचा जो वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को एक पिटीशन देने आया था। इस पिटीशन को विल्सन के सेक्रेटरी ने ले तो लिया, लेकिन शायद ये कभी विल्सन के हाथ में नहीं पड़ी। इस दरख्वास्त में वियतनाम के लोग ये चाहते थे कि अमेरिका उनकी मदद करे। ये लड़का आने वाले समय में 70 और नामों से जाना गया, पर आखिर में इसका नाम पड़ गया हो ची मिन। मिन ने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष देखा था। वो राजा के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेल जाने वाले थे, जो 1911 में वियतनाम छोड़कर भाग गए और 30 साल तक उन्होंने वनवास काटा। इस बीच मिन ने लेनिन की रेवोल्यूशनरी और एंटी कॉलोनियल राइटिंग्स पढ़ी और वो खुद भी एक कम्युनिस्ट बन गए। इसके बाद उन्होंने वियतनाम की आजादी के सपनों को और भी बुलंदियों से देखा। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस पर तो खुद जर्मनी का कब्जा हो गया था और अब फ्रांस की ही कॉलोनी वियतनाम पर जापान हमला करने वाला था। हो ची मिन ने वियतनाम इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत कर दी थी और इन लोगों को गोरिल्ला फाइटिंग टेक्निक्स में ट्रेन किया गया। कुछ वक्त तक ये अकेले जापान से लड़ते रहे, लेकिन जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया तब जापानियों को चोट पहुंचाने के लिए अमेरिकन सीक्रेट सर्विस ने हो ची मिन को अपने साथ जोड़ लिया और अब वो उनके लड़ाकों को हथियार और ट्रेनिंग दोनों ही दे रहे थे। आखिर में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अब मिन को डर सताने लगा था कि फ्रांस फिर से उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और इससे पहले कि फ्रांस दोबारा से उनके देश पर कंट्रोल ले ले, उन्हें जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 2 सितंबर 1945 की तारीख इस वजह से तो खास ही है कि इस दिन जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके साथ साथ इसी दिन हो ची मिन ने हजारों लोगों की भीड़ के सामने हनोई शहर के बादेन स्क्वायर पर वियतनाम की आजादी की घोषणा कर दी थी। लेकिन दुनिया बदल रही थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और गद्दी पर अब विल्सन या FDR नहीं बल्कि हैरी ट्रूमैन बैठे थे। हैरी ट्रूमैन के पास एक डोमिनो थ्योरी थी कि अगर एक भी देश सोवियत यूनियन के प्रभाव में कम्युनिस्ट बन गया तो धीरे धीरे सभी देश बन जाएंगे। ईस्ट अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में धीरे धीरे सोवियत यूनियन के आइडियाज फैलने लगे थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वियतनाम भी एक कम्युनिस्ट देश बन जाए। अमेरिकन सोल्जर्स की मदद से फ्रांस ने दोबारा यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1950 में कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और अमेरिकन सोल्जर्स नॉर्थ को वापस खदेड़ने में सक्सेसफुल हो पाए, जिससे अमेरिका को भी कॉन्फिडेंस आया कि वो एशिया में आकर भी कम्युनिज्म को रोक सकते हैं। वियतनाम युद्ध के शुरू होने से पहले 7 सालों में 1 लाख से ज्यादा फ्रेंच सिपाही मारे जा चुके थे। इस समय वियतनाम के साथ सोवियत यूनियन, कुछ हद तक चीन की भी मदद मौजूद थी, जिस वजह से फ्रांस के लिए लड़ना, इनके लिए मुकाबला करना मुश्किल हो गया था। इस जंग का नतीजा ये निकला कि 100 साल के कॉलोनियल रूल को फ्रांस ने खत्म कर दिया और हर कॉलोनियल पावर की तरह ये भी वियतनाम का बंटवारा करके आ गए। इन्होंने एक नॉर्थ वियतनाम बनाया जिसमें कम्युनिस्ट शासन था और एक साउथ वियतनाम बनाया जिसमें कैपिटलिस्ट शासन था और ये वेस्ट के साथ था। लोगों को 300 दिन दिए गए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो सके। लेकिन स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड में ले जाएं तो हो ची मिन को ये मंजूर नहीं था, इसलिए नॉर्थ वियतनाम में एक नया संगठन बनाया गया, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और उसके आर्म्ड विंग का नाम था पीपल लिबरेशन आर्मी फोर्सेस, लेकिन इन्हें वियतकॉन्ग भी कहा जाता था। खैर, इस ग्रुप के फाइटर्स ने साउथ कोरिया पर हमला बोल दिया और दूसरी तरफ अमेरिका में भी हड़कंप मच चुका था। सत्ता में अब कैनेडी थे, जो जनता को बहुत तरह से शांति के सपने तो दिखा कर लाए थे, लेकिन उनकी इस बात को लेकर काफी आलोचना हो रही थी कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में जिस तरह से कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ रहा है, उसे लेकर वो सीरियस नहीं है। उनके एडवाइजर्स ने उन्हें कहा कि वो सेना को वहां भेजें, लेकिन कैनेडी ने सेना नहीं भेजी।
बल्कि वहां कुछ एलीट सोल्जर्स भेज दिए जो साउथ वियतनाम के फोर्सेस को ट्रेन कर सके। कैनेडी ने अपनी मिलिट्री फंडिंग भी बढ़ा दी थी और वो साउथ वियतनाम को हेलीकॉप्टर्स और बाकी हथियार देकर मदद भी कर रहे थे। हो ची मिन ने देखा कि अब नॉर्थ वियतनाम को भी मदद की जरूरत होगी और तब चीन ने उनके सिपाहियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी ली। वहीं दूसरी ओर साउथ वियतनाम में भी सब कुछ बढ़िया नहीं था। वहां पर बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर वहां के कैथोलिक्स ने काफी जुल्म किए थे और इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए कई बुद्धिस्ट मंक ने खुद को आग लगा दी थी। इस घटना पर माफी मांगने के बजाय साउथ वियतनाम के प्रेसिडेंट ज़ैमिन ने मार्शल लॉ लगा दिया। उधर अचानक से हम देखते हैं कि अमेरिका में कैनेडी को गोली लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। कई लोग आज भी सवाल कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे CIA का हाथ था, क्योंकि कैनेडी के जाते ही लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट बनते हैं, जो वियतनाम की सेना से कहते हैं कि अगर कोई तख्ता पलट करना चाहेगा तो वो उन्हें नहीं रोकेंगे। साउथ वियतनाम में तख्ता पलट हो जाता है और इससे नॉर्थ वियतनाम के लोगों को भी मौका मिल जाता है अटैक करने का। जनवरी 1964 से जून 1965 तक साउथ वियतनाम में सत्ता का ही झगड़ा खत्म नहीं हुआ। इसके साथ साथ इस बीच एक अमेरिकन शिप USS मैडॉक्स पर एक नॉर्थ वियतनामीज टॉर्पेडो स्क्वाड्रन हमला कर देता है। कुछ लोगों को लगता है कि अटैक अमेरिका ने खुद ही करवाया था ताकि उनके पास एक वजह हो वियतनाम को अटैक करने की। हो ची मिन ने भी जब ये इन्वेस्टिगेट करना चाहा कि इस फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था तो कोई नाम सामने नहीं आ पाया। इस अटैक के बाद लिंडन जॉनसन ने वियतनाम में अपनी सेना उतार दी और एक महायुद्ध शुरू हो गया। अमेरिकन सोल्जर्स के लिए जगह नहीं थी। इतने घने जंगल थे कि 100 मीटर क्रॉस करने में 1 घंटा लग जाए। वियत कॉन्ग के सोल्जर्स पेड़ों में छिपकर हमला किया करते थे। कीचड़ में अमेरिकन की M16 राइफल्स तक जाम हो जाती थी और बहुत से सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। वियतनाम वॉर के पहले तो अमेरिकन पब्लिक ने कुछ हद तक सपोर्ट भी किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जंग न सिर्फ लंबी खिंच रही है बल्कि साथ ही उनके यहाँ के लोगों की जान भी ले रही है, तब वहां की पब्लिक जागी और इस वॉर के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। ये 60 और 70 का दशक था दोस्तों। स्टूडेंट मूवमेंट्स अपने चरम पर था। अभी तो अमेरिका ने ब्लैक लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया था। इस प्रेशर में लिंडन जॉनसन ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए मना लिया था और अमेरिका ने सभी तरह की बॉम्बिंग्स भी रोक दी थी। तभी 2 नवंबर यानी अमेरिकन इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले साउथ वियतनाम ने इस डील से बैक ऑफ कर दिया। बाद में सामने आया कि इस इलेक्शन में रिचर्ड निक्सन चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने साउथ वियतनाम से वादा किया था कि अगर वो पीस टॉक से बाहर हो जाए तो बाद में वो उन्हें एक बेटर डील दिलवा सकते हैं। ये बात खुद लिंडन जॉनसन को एक लीक के जरिए मालूम पड़ी थी और वो इस बात पर निक्सन पर देशद्रोह का केस भी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना सोर्स बताना पड़ता जिसके लिए वो तैयार नहीं थे और इसीलिए बात टल गई। वियतनाम का युद्ध जारी रहा। रिचर्ड निक्सन जब राष्ट्रपति बने थे तब तक 37,000 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हो चुकी थी। इसके बाद 1973 में अमेरिका ने जाने का फैसला किया, लेकिन साउथ वियतनाम में अब वो एक बहुत ही अनप्रोफेशनल फोर्स छोड़कर जा रहे थे। अमेरिका के वहां से जाते ही नॉर्थ वियतनाम ने पूरी तरह से वहां पर कब्जा जमा लिया और वियतनाम को एक कर दिया। आज भी वियतनाम एक सिंगल पार्टी वाला कम्युनिस्ट देश है जो छाती ठोंक कर कह सकते हैं कि उन्होंने एक जमाने में एक सुपर पावर की गर्दन दबोच ली थी। वियतनाम युद्ध से अमेरिकन कल्चर में बहुत चेंज आया। लोगों ने प्रोटेस्ट करना सीखा, सरकार से लड़ना सीखा, ज्यादा आजादी की मांग की, मिलिट्री और वॉर के खिलाफ बोलना सीखा। यही हम फिर पूरी दुनिया में भी होते हुए देखते हैं। वियतनाम वॉर के खिलाफ फिर चाहे वो UK हो या भारत, कुछ लोग तो प्रदर्शन कर ही रहे थे। अगर आप अगले वीडियो में जानना चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ किन गलतियों की वजह से आ रहा तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।